Hello dear friend, welcome to Pharmacon channel. Today I am discussing about ये आपका एक क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन का आपका एक सीरीज है जिसमें हम लोग इससे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में टाइट्रेशन देख चुके हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। ठीक है, इससे पहले हमने बात की थी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में, जहाँ पे आपने जाना था कि उसका एंड पॉइंट 7 पर आता है और 7 पर क्यों आता है उसके रीजंस भी आपको बताए गए थे। यहाँ पर भी आपको ऑलरेडी पता है कि जब वीक एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो आपकी पीएच क्या आती है, 7 से ऊपर आती है एंड पॉइंट पर। ठीक है, एंड पॉइंट आपका 7 से ऊपर आएगा। एक तो सिंपल सा रीजन ये है कि वीक आपका एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, पीएच को अपनी तरफ लेके जाएगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना। दूसरा एग्जांपल ये है, हमने वहां पे बात भी की थी कि जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन था इससे पहले वाला, वहां पर आपका जो ग्राफ स्टार्ट होता है वो आपका 0 से स्टार्ट होता है ना, क्योंकि इनिशियल कंडीशन में HCl या NaOH आपका 0 पर होता है। ठीक है, NaOH आपका 14 पर होता है और HCl आपका 0 पर होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं वीक एसिड का, जैसे कि हमने एसिटिक एसिड ले लिया, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस का हम एग्जांपल ले लेते हैं NaOH। दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे आपका CH3COONA, सोडियम एसिटेट और वाटर। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन होगी, यहाँ पर ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमने कॉनिकल फ्लास्क में लिया है एसिटिक एसिड और ब्यूरेट में लिया है NaOH। ठीक है, ऐसे टाइट्रेंड आपका क्या है, एसिटिक एसिड, और टाइट्रेंड आपका क्या है, NaOH। तो हमको क्या करना है, इस टाइट्रेशन में इसकी कंसंट्रेशन पता करनी है। सिंपल बात करें कि इनिशियल कंडीशन पर टाइट्रेशन जब आपका शुरू नहीं हुआ तब उस टाइम पर इसकी पीएच क्या है ना, हम लोग निकालना भी जानते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया है, 0.1 मोलर CH3COOH, ठीक है, जिसकी H प्लस कंसेंट्रेशन होती है। आपको पता है ये वीक है तो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा, तो इसकी पीएच क्या होगी, थोड़ी कम होगी। ये आपकी होती है 1.34 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, मोलर। ये आपकी कंसेंट्रेशन होती है। अब इससे हम लोग पीएच निकाल लेते हैं। पीएच इज इक्वल टू माइनस लोग H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, या माइनस लोग H प्लस आयन कंसेंट्रेशन क्या है, 1.34 इंटू 10 की पावर -3। इसको हम और सोल्व करते हैं तो लिख सकते हैं माइनस लोग 10 की पावर -3 माइनस लोग 1.34। ठीक है, अब माइनस लोग 10 की पावर -3 आपका क्या होता है, 3, आपको पता है, माइनस लोग 1.34 का जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 0.1271 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपकी पीएच आती है लगभग 2.8729। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपकी यही पीएच आएगी। तो यहाँ पे क्या है, आप लोग देख सकते हैं कि पहले वाले टाइट्रेशन में जब हमारे दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग थे वहां पर आपकी पीएच क्या थी, 0 पर 0 थी, यानी कि टाइट्रेशन शुरू होने से पहले 0 थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपकी पीएच 2 पॉइंट, इसको हम मान लेते हैं कि लगभग आपकी 3 है। ठीक है, कितनी पीएच है आपकी, 3 है, तो दैट मीन 0 नहीं है। अब आपका ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ग्राफ आपका उठना शुरू कहां से होगा, 3 से। अब सिंपल सा मैंने आपको लॉजिक बताया था, सिंपल सा आप लोग अगर माइंड में कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि अगर आपका ग्राफ 0 से, मान लेते हैं ये 0 है आपका, यहां से होता है तो इतना बड़ा बनता है। ठीक है, अब यही ग्राफ आपका 3 से स्टार्ट हो रहा है तो ऊपर होगा, है ना। पहले वाले में क्या था, आपका एंड पॉइंट मान लेते हैं कि यहां पर आ जाता था, यहां पर आपका एंड पॉइंट आता था। अब ग्राफ आपका यहां पे चले गया तो एंड पॉइंट भी यहीं पर आएगा, लेकिन ये क्या हो गई, वैल्यू आपकी बढ़ गई। ये वैल्यू क्या है, 7 से ज्यादा हो गई। ठीक है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपका पीएच क्या है, एंड पॉइंट पर 7 से ज्यादा आएगा। इसके अलावा दूसरा रीजन क्या होता है, कॉमन आयन इफेक्ट। हम लोग चेक कर लेते हैं क्या इसके अंदर कोई कॉमन आयन इफेक्ट है। तो अगर आपका CH3COOH है वो आपका आयोनाइज होता है इन CH3COO माइनस प्लस H प्लस में, एसिटेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में। ठीक है, और जो आपका साल्ट बन रहा है CH3COONA, ये आपका वीक, इसका जो एसिटेट आयन है ये वीक एसिड से आया है, तो दैट मीन आगे चल के हाइड्रोलाइज होगा, यानी कि अपने आयनों में टूटेगा। तो ये आपका टूटेगा CH3COO माइनस प्लस Na प्लस में। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, आपका कॉमन आयन इफेक्ट यहां पर आ रहा है। इसकी वजह से क्या होगा,
आपकी ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, रिवर्स। रिवर्स होने का मतलब है कि H प्लस जो आपके बन गए थे वो आपके रिवर्स किस में आ जाएंगे, एसिटिक एसिड की फॉर्म में आ जाएंगे। यानी कि H प्लस की कंसेंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। H प्लस की कंसेंट्रेशन कम हो रही है, लेकिन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका OH माइनस देगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर कॉमन आयन इफेक्ट आ ही रहा है। यहाँ पे Na प्लस है, OH माइनस है, यहाँ पे कोई भी आपका आयन ऐसा नहीं है जो कॉमन आयन इफेक्ट शो कर सके। तो OH माइनस की कंसेंट्रेशन का बढ़ना और H प्लस की कंसेंट्रेशन का घटना, ये भी एक रीजन है आपका कि आपका एंड पॉइंट 7 से ज्यादा आएगा, बेसिक पीएच पर आएगा। ठीक है, इसके अलावा तीसरा रीजन क्या हो सकता है, साल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, कि जो आपका साल्ट बना है क्या वो हाइड्रोलाइज हो रहा है। तो हम देख लेते हैं CH3 COONA प्लस वाटर, ये वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा तो वाटर आपका टूटेगा H प्लस में और OH माइनस में। ठीक है, इसका नेगेटिव आयन इसके पॉजिटिव के साथ में रिएक्शन करेगा, दैट मीन CH3 COOH आपका बनेगा और साथ में आपका Na प्लस और OH माइनस बनेगा। ठीक है, तो जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट आपके OH माइनस का बन रहा है ये भी क्या करेगा, पीएच को 7 से ऊपर लेके जाएगा, यानी कि एंड पॉइंट आपका 7 से ज्यादा आएगा। तो ये सभी रीजन है आपके जिनकी वजह से आपका एंड पॉइंट क्या होता है, 7 से ज्यादा आता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। इसका ग्राफ बेसिकली आपको पता है कि यहां पर क्या हो रहा है, आपका जो ग्राफ स्टार्ट हो रहा है वो 0 के बजाय कहां पर स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है। मान लेते हैं यहां पर आपका ये पीएच है, ठीक है, और ये आपकी क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम किसकी है, ये NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्या है, वॉल्यूम है। इसके बाद पीएच किसकी है, आपकी है एसिटिक एसिड की, यानी कि वॉल्यूम का एसिटिक एसिड पर क्या फर्क पड़ रहा है। आइए टेबल देख लेते हैं। जब आपका टाइट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ, यानी कि NaOH की 0 ml भी वहां पर नहीं आए, तो आपकी पीएच उस समय क्या थी, 2.9 या बोल सकते हैं 3 थी आपकी। 50 ml पर ये 4.7 हो गई, 90 ml पर 5.7 हो गई। तो यहां से यहां आने में इसको 50 ml लगे, है ना, 2 पीएच बढ़ने में। यहां से यहां आने में 40 ml लगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका 99.9 पे पीएच आपकी 5 से बढ़ के तुरंत किस पर पहुंच गई, 7.7 पर पहुंच गई, यानी कि एक लॉन्ग जंप लगा, शार्प चेंजेस आए। और ये शार्प चेंजेस आपके रहेंगे कहां तक, 100.2 तक, क्योंकि 100 पर क्या होता है, आपका CH3 COOH और NaOH कंप्लीटली साल्ट बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस रेंज में क्या हो रहा है, शार्प चेंजेस आ रहे हैं। और यही रेंज आपकी क्या कहलाती है, इन्फ्लेक्शन रेंज। आपको पिछली वीडियो में समझाया गया था। तो 99 पॉइंट और 100.2 के बीच में क्या होता है, हमेशा आपके शार्प चेंजेस होते हैं, बस पीएच थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे कि यहाँ पर 99.9 पर आपकी क्या है, 7.7, 100 पर आपका एंड पॉइंट आएगा, ये आपका आ रहा है 8.7 पर, और 100.2 यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ OH NaOH ये आपका 10 दिखा रहा है। तो दैट मीन दिस इज द इन्फ्लेक्शन रेंज, है ना। तो आप लोग ग्राफ बना सकते हैं इसके बीच में, ये आपका 0 है। ठीक है, मान लेते हैं 50 है, ये आपका 90 है, ये आपका 100 है, ये 120 है। ठीक है, और आगे मान लेते हैं 150 है। यहाँ पे आपकी पीएच 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड फाइनली 14। तो आपका ग्राफ स्टार्ट कहां से हो रहा है, जब आपकी 0 पीएच है 2.9 तक, 9 से, यानी कि आपका ग्राफ स्टार्ट होगा अप्रोक्सीमेटली यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से आपका ग्राफ यहाँ से बनना शुरू होगा और 50 ml तक, यानी कि ये 50 ml है, आपका ग्राफ पहुंच जाता है 4 तक, ये आपका पहुंच गया यहाँ तक। जैसे ये 99.9 ml, मान लेते हैं दिस इज द 99.9 ml, और ये आपका है 100.2, ये 2 वैल्यू है। यहाँ पे आपका ग्राफ जैसे ही पहुंचेगा, ठीक है, ये पहुंच गया यहाँ पर, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, ये आपका यहाँ तक पहुंच गया, ये 5.7 तक 90 पर था। तो जैसे ही 99.9 पर गया, आपकी पीएच क्या हुई, एकदम से बढ़ी, और ये इन्फ्लेक्शन रेंज कहां तक जाती है, 10 तक। ठीक है, यानी कि 99.9 यहां से बना लेते हैं थोड़ा इसको, ऐसे हमने ग्राफ को बनाया। ठीक है, मान लेते हैं यहां पर आपका क्या है, 7.7 है। ठीक है, इस तरीके से। तो 7.7 से क्या हुआ, आपका ग्राफ स्टार्ट हुआ, यानी कि इन्फ्लेक्शन रेंज स्टार्ट हुई, और ये इन्फ्लेक्शन रेंज आपकी कहां तक गई, 10 तक, 10 तक। ठीक है,
तो ये क्या है, आपकी इन्फ्लेक्शन रेंज है। इन्फ्लेक्शन रेंज का मतलब है वो रेंज जहां पर आपके टाइट्राइड की पीएच क्या करती है, शार्पली चेंज होती है, एकदम से चेंज होती है। और इसके बाद आपका अगेन सिंपल ग्राफ बन जाएगा। और इसके मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, पहले वाले टाइट्रेशन में क्या था, आपका 7 पर ही आ गया था, यानी कि 7.7 से भी नीचे आपका एंड पॉइंट आ गया था। लेकिन 7.7 से तो आपकी इन्फ्लेक्शन रेंज ही स्टार्ट हो रही है, तो मिड पॉइंट तो और ऊपर जाएगा, और ये आपका आता है 8.7 पर। ठीक है, तो दिस इज द इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, तो आपका 8.7 पर क्या आता है, इक्विवेलेंस पॉइंट। यही आपको बताया जा रहा है कि जब भी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में टाइट्रेशन होगा तो एंड पॉइंट आपका 7 से ऊपर आएगा, यानी कि बेसिक पीएच पर आएगा, जो कि आप लोग देख भी चुके हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं कि इंडिकेटर यहां पर कौन से यूज होंगे, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन कर्व अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर कौन सा यूज करना है वो हमको यहीं से पता लगता है। ठीक है, तो आपको इंडिकेटर ऐसा यूज करना है जो इस रेंज में काम करे। ठीक है, 8.7 से लेकर 10 के बीच में काम करे, क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है, जब आपका साल्ट पूरा बन गया और एंड पॉइंट इसके बाद आएगा। एंड पॉइंट मतलब कलर यहां पर आएगा। अगर आप ऐसा इंडिकेटर यूज कर लेते हो जिसकी पीएच रेंज 8.7 से कम है या 10 से ज्यादा है, तो वो इंडिकेटर कलर चेंज नहीं करेगा, या करेगा तो बहुत जल्दी कर देगा या बाद में करेगा। ठीक है, पहली बात तो करेगा ही नहीं, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग एसिटिक एसिड क्या है, आपके इंडिकेटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा। इंडिकेटर आपका आयोनाइज ही नहीं हो पाएगा तो कलर चेंज कहां से करेगा। तो यहां पर क्या होगा, आपका ये इंडिकेटर यूज किया जाएगा, और यहां पर आपका फिनोप्थिलीन सूटेबल इंडिकेटर माना जाता है, फिनोप्थिलीन। ठीक है, फिनोप्थिलीन क्या होगा, आपका इस रेंज में काम करेगा, तो फिनोप्थिलीन इज ए सूटेबल इंडिकेटर फॉर द वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ यही बातें पढ़नी है कि रिएक्शन कौन सी हो रही है, नीचे कौन है, ऊपर कौन है। नीचे कौन होगा, जो जिसका हम पहले लिखेंगे। ठीक है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता, NaOH होता आपका, तो आपकी 14 थी। ठीक है, तो क्या थी 14, लेकिन वीक को हम अधिकतर नीचे रखते हैं। अगर साथ में आपका क्या है, एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, तो अधिकतर वीक नीचे रखा जाता है, क्योंकि उसकी पीएच पर आपके ज्यादा चेंजेस नहीं, मतलब उसके चेंजेस को हम अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी Ka वैल्यू से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और भी अदर मेथड्स हैं। So guys, this is all about the weak acid and strong base titration. As usual, आपको handwritten notes इसके टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। If you feel any problem in this topic, please mention in the comment box. I will try to solve it. ठीक है, इसको देख के घबराना नहीं है, ये बहुत सिंपल टॉपिक है, बस आपको समझना है। एक ही बात है यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग बेस है तो 7 से ज्यादा पीएच आ रही है, इसी को आप प्रूफ कर रहे हो, टेबल से प्रूफ कर रहे हो, ग्राफ से प्रूफ कर रहे हो। ठीक है, और कुछ रीजंस हमने जो पहले देखे, उन रीजंस की वजह से भी आप लोग प्रूफ करते हो कि ये आपको करना है एग्जाम में भी। एंड थैंक यू सो मच।